हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ह्यूमन डिजीज और वो है सुजाक यानी गोनेरिया। तो यह एक यौन संचारी बीमारी है, एसटीडी है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो आज हम सुजाक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है सुजाक बीमारी, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सुजाक यानी गोनेरिया। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसका उपनाम आप क्या देख सकते हो, गोनेरिया। इसको आप सुजाक या गोनेरिया कह सकते हो। और जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देशों में कई जगह इसको क्लेप भी कहते हैं, क्लेप। तो पश्चिमी देशों में इसको क्लेप के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसको सुजाक कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, गोनेरिया कहते हैं। ये जो रोग है वो कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग के साथ कैसा है, संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग, यानी इसका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। इसमें जो मुख्यतः है वो नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष दोनों प्रभावित होते हैं इस रोग से, दोनों क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसका रोगजनक कौन है, यानी जो जीवाणु वो कौन है। तो रोगजनक, और इसका रोगजनक होता है, जिस जीवाणु का जो नाम है वो होता है निसेरिया, निसेरिया गोनेरियाई। तो ये निसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से होने वाला ये संक्रामक रोग है और ये इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेने पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, काफ़ी जटिल हो सकता है। नॉर्मली इसका एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेने से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसका रोगजनक हो गया निसेरियाई गोनेरियाई। तो इस जीवाणु से होने वाला ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट बात करें कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रभावित अंग। तो ये जो है वो जननांग से जुड़ा हुआ रोग है। तो जो जननांग होते हैं वो उसमें प्रभावित होते हैं, जैसे लिंग है, जैसे योनि, जैसे गुद्दा मोस्टली, और आपका मूत्र मार्ग, स्त्री और पुरुष में दोनों में मूत्र मार्ग, और इसके अलावा पुरुषों के अंदर अंडकोश और गला, मुंह, आँखें, तो ये इसमें प्रभावित हो सकते हैं। तो मोस्टली जो जननांग है वो इसमें प्रभावित होते हैं। जननांग प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो जीवाणु है वो जो जननांग की जो आंतरिक जो एपिथीलियम होती है, उपकला होती है, एपिथीलियम यानी उपकला, तो उसका जो वातावरण होता है वो गर्म होता है और कैसा होता है, गीला होता है यानी नम होता है। तो जननांगों की आंतरिक जो एपिथीलियम है या उपकला है, उसके गर्म वातावरण और नमी यानी गीले स्थान में ये जो जीवाणु है वो आसानी से ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसके अलावा ये जो जीवाणु है वो गले में भी अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, मुंह में भी अपनी वृद्धि करते हैं और आँखों में भी अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनको भी संक्रमित करते हैं। तो इसमें जननांग जो है वो मोस्टली प्रभावित होते हैं। और मलाशय में भी दर्द हो सकता है, तो मलाशय भी इसमें प्रभावित हो सकता है।
तो इतने सारे जो अंग है वो इसमें प्रभावित हो सकते हैं। मोस्टली इसमें जो जननांग है वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये जो रोग है वो कौन से श्रेणी में है? एसटीडी रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी यौन संचारी या संचरित यौन संचारी या संचरित बीमारी है या रोग है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो किसके कारण होती है? यौन क्रियाकलापों के कारण होती है। तो ये यौन क्रियाकलापों के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, किनसे संबंधित है? जननांगों से संबंधित है। जननांगों से संबंधित ये बीमारी होती है और यौन क्रियाकलापों से इसका प्रसार होता है। यानी जो असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंधों से फैलने वाली बीमारी है, जननांगों से संबंधित बीमारी है, जिसको किस श्रेणी में रखा गया है? एसटीडी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारी या संचरित बीमारी है ये, और ये यौन क्रियाकलापों से फैलता है। अब बात करें इसका प्रसार कैसे होता है एक स्वस्थ व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में। तो अभी हम बात करें तो इसमें पुरुष व महिला दोनों प्रभावित होते हैं। तो रोग का प्रसार, इसका प्रसार जो होता है वो होता है यौन संबंधों से। जैसे किसी भी प्रकार का कोई यौन क्रियाकलाप है जिसके अंदर जैसे संभोग यानी मैथुन क्रिया से इसका प्रसार हो सकता है, या एनल सेक्स या ओरल सेक्स, तो इससे इसका क्या हो सकता है? प्रसार हो सकता है। एनल यानी गुद्दीय मैथुन, ओरल मुखीय मैथुन, या जो संभोग है मैथुन की क्रिया द्वारा इसका क्या हो सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति से एक जो संक्रमित से एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका क्या हो जाता है? आसानी से प्रसार हो जाता है। लेकिन जो संक्रमित व्यक्ति है वो जो टॉयलेट सीट काम में ले रहा है या जो कपड़े वस्त्र काम ले रहा है उससे इसका प्रसार काफ़ी कम होता है, माइनर, बहुत ही कम केस में। तो टॉयलेट सीट वगैरह द्वारा इसका प्रसार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं, ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, यानी शरीर से बाहर ये बहुत कम जिंदा रहते हैं, तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो उनसे कम इसका प्रसार होता है, लेकिन मोस्टली प्रसार इन क्रियाओं से इसका होता है। और आँखों में भी इसका संक्रमण देखा गया है, आँखों में भी ये क्रिया करता है। और ख़ासकर जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये जो रोग है वो आँखों को ज़्यादा प्रभावित करता है। छोटे बच्चों में ये जो रोग है वो आँखों को ज़्यादा प्रभावित करता है, और कई केस में जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। तो आँखों में ये ग्रोथ करके आँखों को संक्रमित करते हैं और शिशुओं को क्या कर देते हैं? अंधे भी कर सकते हैं। और साथ में जो संक्रमित जो मादा है, अगर वो क्या है? गर्भवती है, तो अपरा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, आंवल द्वारा उस ये जो बैक्टीरिया है वो उसकी संतान में जा सकता है। तो इस प्रकार जो शिशु होते हैं, संतान होते हैं, उसमें इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार इसका क्या होता है? प्रसार होता है एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो ये सब कारणों से ये फैलता है। महिलाओं के अंदर गर्भाशय गिरवा भी इसमें प्रभावित होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो जननांग जो होते हैं उसकी जो उपकला होती है, एपिथेलियम होता है, वहाँ गर्म वातावरण उनको मिलता है बैक्टीरिया को, और गीला जगह होती है, तो ये आसानी से यहाँ प्रसार करते हैं, संक्रमण करते हैं। और अंदर जो जनन मार्ग होता है
या जो नाल होती है, मूत्र मार्ग होता है, उसमें क्या कर देते हैं, छाले कर देते हैं, घाव कर देते हैं और उस घाव में मवाद बढ़ जाती है और ये मवाद फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर डिस्चार्ज होता रहता है, टपकता रहता है, तो ये मवाद इससे बाहर निकलते रहते हैं। इसका मोस्टली जो लक्षण है वो यही है। तो अंदर वो घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और वो जननांगों के बाहरी क्षेत्रों में भी ये घाव या ये फोड़े देखे जा सकते हैं जिनमें मवाद होती है। गले में भी देखे जा सकते हैं, मुख में देखे जा सकते हैं, आँखों में देखे जा सकते हैं, जननांगों के आसपास में देखे जा सकते हैं और अंदर भी ये क्या करते हैं, उसको संक्रमित करते हैं, घाव करते हैं, अंदर फपोले या छाले अल्सर कर देते हैं और उनमें मवाद बढ़ जाती है। बात करें लक्षण की कि ये रोग हो जाने पर क्या क्या लक्षण नज़र आएंगे, कैसे पहचानेंगे, तो बात करें कि पुरुषों में कौन से लक्षण नज़र आएंगे और महिलाओं में कौन से लक्षण नज़र आएंगे। तो कुछ लक्षण तो कॉमनली मिलेंगे और कुछ में परिवर्तन मिल सकता है। जैसे मूत्र या पेशाब के दौरान, मूत्र त्याग के दौरान क्या होता है, जलन होती है और दर्द होता है, क्योंकि अंदर का जो मूत्र मार्ग है वो उसमें घाव हो गए, छाले हो गए, तो वो जब मूत्र एसिडिक प्रकृति का होता है और जब वो उनके संपर्क में आता है तो जलन होता है और दर्द होता है। तो ये लक्षण महिलाओं में भी देखा जाता है। तो पेशाब एग्जिट करने के दौरान क्या होता है, जलन और दर्द होता है। दूसरा कॉमन जो लक्षण है वो ये होता है, जो गला होता है, गले में लगातार एक क्या रहती है, खराश रहती है, खराश अंदर गले में रहती है। तो ये महिलाओं में भी गले में लगातार रहने वाली खराश देखी जाती है, कॉमन लक्षण है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो वो क्या है, जो मूत्र जनन मार्ग है या मूत्र जनन मार्ग, उसमें से जो अंदर के जो घाव है उसमें क्या भरी हुई है, मवाद भरी होती है। ये एक क्या होता है, सफ़ेद रंग का तरल एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो नॉर्मली सफ़ेद, पीला या मटमेला या हरा रंग का एक तरल गाढ़ा श्वेत जो पदार्थ है वो लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, यानी टपकता रहता है, टपकता रहता है। तो मूत्रजनन मार्ग जो है उसमें से एक जो मवाद है जिसको रंग सफ़ेद, एक हल्का गाढ़ा तरल जो हल्का पीला या मटमेला या हरा रंग का हो सकता है, वो लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, यानी टपकता रहता है। यही लक्षण किस में देखा जाता है, महिलाओं में। तो योनि जो मार्ग होता है उसमें लगातार एक सफ़ेद तरल पीला मटमेला हरा वो लगातार क्या होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, टपकता रहता है। तो ये क्या है, कॉमन कुछ लक्षण है जो दोनों में समान से ही नज़र आएंगे। मुख्य लक्षण इसका यही है कि ये जो मवाद है, सफ़ेद जो पीला हरा जो पदार्थ है वो लगातार टपकता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। ये इसका मुख्य जो लक्षण है सुजाक का यही है। इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं, जो अंडकोश है, अंडकोश में क्या रहता है, दर्द भी रहता है और सूजन भी हो सकती है पुरुषों के अंदर। और जो महिलाएं होती हैं उनके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है, निचले हिस्से में दर्द होता है। तो ये अलग अलग देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या लक्षण हो सकता है, मलाशय में भी दर्द हो सकता है, मलाशय में, और यहाँ भी मलाशय में दर्द हो सकता है, गुद्दा भी इसमें प्रभावित होते हैं, पहले बात कर चुके हैं। तो वहाँ दर्द और जलन देखी जा सकती है। नेक्स्ट करें पुरुषों की बात, जो शीशन यानी जो लिंग का शीर्ष भाग है वो, उसमें क्या होती है, सूजन भी होती है और वो लाल पड़ जाता है, लाल।
यानी लाल हो जाता है शीर्ष भाग और उसमें क्या होती है, सूजन होती है। तो ये देखा जाता है, यहाँ भी लाल भाग हो जाता है, योनि वगैरह लाल कलर का या थोड़ा सा गहरा सूजन युक्त हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन से लक्षण हैं। नेक्स्ट लक्षणों की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं। गले में लगातार क्या रहती है, खराश रहती है। और एक लक्षण जो कॉमन सा नजर आता है, बार बार जो है पेशाब त्यागने की इच्छा होती है। बार बार पेशाब त्यागने की इच्छा दोनों में कॉमन लक्षण है। लेकिन बार बार पेशाब त्यागने की इच्छा तो होती है, लेकिन पेशाब प्रॉपरली उतरता नहीं है संतुष्टि के साथ, वो बूंद बूंद करके हल्का हल्का उतरता है। तो ये भी कॉमन लक्षण देखा जा सकता है, बार बार पेशाब की इच्छा लेकिन संतुष्टि के साथ मूत्र त्याग नहीं, वो रुक रुक के आता है। तो ये लक्षण कॉमन हो सकता है दोनों में। इसके अलावा जो महिलाएं होती है उनका जो मासिक स्राव है, मासिक चक्कर है, वो गड़बड़ा जाता है और उसमें ज़्यादा मात्रा में जो खून है वो निकलता है। तो ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है और मासिक स्राव अनियमित सा हो जाता है। एक बात मैं बता दूं, इसके लक्षण कई बार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते हैं, कई दिनों तक विकसित नहीं होते हैं। और जो महिला या जो पुरुष है जो संक्रमित है, वो जो असुरक्षित जो यौन संबंधों के माध्यम से कई लोगों को क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, रोग का प्रसार कर सकते हैं। इसलिए रोग ज़्यादा फैल जाता है। लक्षण कई दिनों तक प्रत्येक रूप से प्रकट नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। तो जो पुरुष या जो महिला जो संक्रमित है, उनके साथ असुरक्षित यौन संबंधों के कारण ये जो रोग है वो लगातार प्रसार हो जाता है, इसका ये फैलता रहता है। इसके लक्षण लगभग आपके 3 से 14 दिनों में प्रकट हो सकते हैं संक्रमण के बाद, लेकिन कई बार इसके लक्षण प्रत्येक रूप से विकसित नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका प्रसार वो ज़्यादा हो जाता है और असावधानी बरतने से आसानी से ये किसी को भी फैल सकता है। या जो लिंग है, योनि, गुद्दा, मुंह है आदि के जो संपर्क में आने से भी इस रोग का प्रसार हो जाता है, क्योंकि इनके ये जो बैक्टीरिया है वो यहाँ ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और यहाँ प्रत्येक संपर्क में आने से या इनके कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होने के कारण इसका आसानी से प्रसार हो जाता है। तो ये सब लक्षण क्या है, देखे जाते हैं। अब इसमें बचाव के क्या उपाय है, तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, बचाव के क्या उपाय है। तो इसमें बचाव का उपाय है कि असुरक्षित यौन संबंधों से बचें। ये बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। ये इससे अगर बचाव हो गया तो रोग से बचाव हो जाएगा। तो असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका पता नहीं रहता है। कई बार जो लक्षण है प्रकट नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं और आदमी इसके चपेट में, महिला या पुरुष दोनों, आ सकते हैं आसानी से। दूसरा, इसके अंदर जो है वो जो निरोध है उसका उपयोग करना चाहिए। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनको रोकने के लिए ये अच्छा उपाय हो सकता है, निरोध का यूज, इस्तेमाल। साथ में इसकी जो दवाइयाँ होती है, जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है, इनका एक लंबा कोर्स चलता है, वो प्रॉपर्ली पूरा कोर्स लेना चाहिए ताकि इसके सारे जो बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाएं और भविष्य में प्रकट होने की संभावना नहीं रहे। और इसकी प्रॉपर्ली जांच करनी चाहिए, अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। और एनल सेक्स, ओरल सेक्स या जो भी है उसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, जिससे इस रोग से क्या होया जा सकता है, बचा जा सकता है। अब इस रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस रोग के अंदर कैफीन युक्त पदार्थ, शराब, धूम्रपान या कॉफ़ी, चाय या जो ज़्यादा मसाला युक्त भोजन, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा तेल तना भुना
ये जो भोजन है वो इसमें अच्छे नहीं माने जाते हैं, मसालों वाला तीखा भोजन, क्योंकि वो जलन को और बढ़ा सकते हैं, घाव को ज़्यादा गहरा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जो ठंडक देने वाले जो पदार्थ जैसे तरबूज है, खरबूज है, गाजर है, सेब है, पालक है, मूली है, गन्ने का रस है, नारियल का जूस है, ये जैसे लौकी है, तुरई है, खीरा है, काकड़ी है, गाजर है, इन सब का सेवन इसमें किया जा सकता है। विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, पपीता है, तो इनका इस्तेमाल सोयाबीन है, सलाद है, फल सब्जियां, इनको ज़्यादा खाना चाहिए। और जो एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, अम्लता बढ़ा सकते हैं मूत्र की, उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो घाव ज़्यादा फैल जाएंगे। और प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए।